हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज जो कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है जिन के विषय में। जिन क्या होते हैं और कुछ लोगों में ऐसी काबिलियत होती है कि वो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं और उन लोगों में ये जो ब्लेसिंग्स हैं वो पिछले जन्म के कुछ कर्मों के हिसाब से मिलती हैं या फिर उनके पारिवारिक फैमिली से ही चली आती हैं। यानी कि फैमिली में अगर किसी बड़े के पास वो पावर थी तो वो ट्रांसमिट हो जाती है अगले मेंबर में। तो ये जो लेडी हैं ये पाकिस्तान की हैं और इनको अपनी दादी के से ही ब्लेसिंग्स में मिली है एक पावर जो कि ये एंटिटीज़ को देख पाती हैं और स्पेशली जिन को ये देख पाती हैं और उनके साथ ये कम्युनिकेट करती हैं और कुछ तो इनके घर पे भी रहते हैं। उन्होंने ये अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं शेयर की हैं एक पोर्टल पे, जिससे मैंने इन कहानियों को लिया है और मैं आपको सुना रही हूँ। तो ये बताती हैं कि मुझे बचपन से ही कुछ एंटिटीज़ नज़र आती थी और मैं अपने फादर के साथ शेयर करती थी। तो फादर कहते थे कि तुम्हारी दादी में भी थी ये काबिलियत, तो तुम्हें ये ब्लेसिंग्स के रूप में मिली हैं, लेकिन इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना है और चुपचाप रहना है। बस उन एंटिटीज़ से ना ज़्यादा बात करना है, बस देखना है और उनको नज़रअंदाज करना है। तो कहती हैं कि एक बार क्या हुआ, सुबह का वक्त था, मैं नमाज़ पढ़ रही थी और मैंने नमाज़ करके जो आखिर में ये लोग सलाम फेरते हैं, तो मैंने जैसे ही सलाम फेरा तो कहती हैं कि मेरा सलाम ना आधे रास्ते में ही रुक गया। मैं क्या देखती हूँ कि मेरी बगल में एक सफ़ेद कपड़े पहने हुए और सफ़ेद दाढ़ी में एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्ति, काफ़ी एजड व्यक्ति, वो बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं और जैसे ही मैंने सलाम फेरा उन्होंने भी सलाम फेरा और वो हवा में गायब हो गए। और कहती हैं कि वो बिल्कुल ज़मीन पे नहीं थे, ज़मीन से तकरीबन वो 1 फीट की ऊंचाई पर थे और जैसे ही मैंने देखा तो कह रही मेरा सलाम तो आधे रास्ते में ही रुक गया और वो हवा में गायब हो गए। कह रही मैं बिल्कुल ऐसे जम गई, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि, और मेरे को समझ नहीं आया कि ये 1 सेकंड में क्या हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि तूने भी देखा, क्योंकि वो भी नमाज पढ़ रही थी बगल में। तो उसने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दिया। तो कहती है फिर मैंने जाके अपने अब्बा से कहा, तो अब्बा ने मुझे बताया कि ये एंटिटी बहुत पुराने समय से हमारे घर में रह रही हैं और मेरी माँ को भी इनके बारे में पता है, मेरे पिताजी को भी पता है और मुझे भी मालूम है। तो घर का वो हिस्सा जहाँ पर ये लोग हमेशा इबादत किया करते थे, प्रेयर्स करते थे, वो हमेशा बहुत साफ़ सुथरा रखते थे उस हिस्से को। और कह रही बड़ी अच्छी फीलिंग होती थी वहाँ पे, कभी कभी बड़ी खुशबू सी भी महसूस होती थी उस जगह पे। और कह रही हर जुमे को हम लोग वहाँ पे अगरबत्तियाँ वगैरह भी जलाया करते थे, क्योंकि बुज़ुर्गों को, घर के सब लोगों को पता था कि यहाँ पर कोई है जो इबादत करता है। वो थे एक जिन। तो कहते हैं कि वो बहुत अच्छे वाले जिन थे, यानी कि जिनों के भी कई प्रकार होते हैं। ये कहते हैं जिनों की बड़ी किस्में होती हैं, बड़ी नस्लें होती हैं और जैसी हमारी कम्युनिटीज़ होती हैं ना, ऐसी ही इनकी भी कम्युनिटीज़ होती हैं। कह रहे कुछ बौने जिन होते हैं। तो इन्होंने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने शेयर किए हैं। तो कहते हैं कि जब उन्होंने, मेरे फादर ने मुझे बताया तो कहने लगे डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और किसी से जिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो बहुत अच्छे क्वालिटी के जिन हैं, मतलब अच्छी नस्ल के जिन हैं, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इनफैक्ट वो हमारी मदद ही करेंगे। और जिस समय की ये घटना है उस समय ये बोलती हैं कि मैं 7th या 8th क्लास में पढ़ती थी। तो कहते हैं कि गर्मियों में क्या होता था कि हमारे घर के अहाते में एक आम का पेड़ था। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं हमेशा हम सारे बच्चों को मना करते थे कि 12 बजे के बाद वहाँ पेड़ के नीचे नहीं बैठना है। तो कह रहे गर्मियों की छुट्टियां थी, बाकी मेरे कज़न्स वगैरह भी आए हुए थे और ये है बात, इनके लाहौर की बात है। तो कहती हैं कि हमारे घर में आंगन में एक पेड़ था जो आम का, उसके नीचे हम सारे बच्चे लोग खेलते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि हम सब लोग नाश्ता वगैरह करके सब भाई बहन कज़न्स वगैरह उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे चारपाई लगा के और खेल रहे थे, अपने अपने गेम्स खेल रहे थे। कह रहे अचानक क्या हुआ कि मुझे उस पेड़ में
एक इंसानी रूप, मतलब इंसान जैसी शक्ल भी नहीं कह सकते और जानवर सा भी नहीं कह सकते, एक अजीब सी फिगर नजर आई फॉर फ्यू सेकंड्स। और कहती हैं कि मैंने सबको कहा चलो 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 अंदर चलो, घर के अंदर कमरे में चलो। और सारे कज़न्स ने बोला क्या हुआ क्या हुआ। तब तक मेरी वालदा वगैरह ये सब लोग भी आए कि चलो खाने का वक्त हो गया है, चलो अंदर चलो, क्योंकि वो 12 बजे के बाद हम लोगों को रहने नहीं देते थे उस एरिया में। तो कहती है 12 से थोड़ा ज़्यादा का टाइम हो गया था और हमें भी इस चीज़ का ख्याल नहीं रहा, और घर में भी सब लोग बिज़ी थे, तो किसी ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि बच्चों को भीतर बुलाना है। तो कहती हैं कि जब अंदर आए तो मैंने अपने अब्बू से सारी बात कही, तो अब्बू ने कहा कि इसीलिए तो हम मना करते हैं, मेरे को स्पेशली अलग से बोला कि इसीलिए तो हम मना करते हैं कि तुम्हें 12 बजे के बाद वहाँ नहीं रहना, क्योंकि वहाँ पर कोई शख्सियत है जो रहती है वहाँ पर, और वो 12 बजे के बाद एक्टिव होती है, मतलब तो इसीलिए मैंने किया। लेकिन किसी से जिक्र नहीं करना, क्योंकि तुम में ये सलाहियत है, ये काबिलियत है ये सब चीज़ें देखने की, तो मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ, लेकिन हम इसलिए नहीं बताते हैं सबको कि बच्चे डर जाएंगे। तो तुम्हें स्पेशली इस चीज़ का ख्याल रखना है कि भाई बहन कोई उस तरफ जाए ना 12 बजे के बाद। तो लेकिन कहने लगे कि हम सब लोगों ने खाना वाना खाया, सब कुछ हुआ, लेकिन एक कज़न को जो है ना बहुत अजीब तरह की हरकतें सी वो करने लगी, अजीब तरह की कैफियत में आ गई। वो हमारी एक कज़न थी, अजीब तरह से चिल्लाना शुरू कर रही है, और समझ ही नहीं आया किसी को, शाम हो गई कह रही है ये करते करते। और छोटी छोटी ना उसने चूड़ियाँ वगैरह भी डाली हुई थी अपने हाथ में, कांच की चूड़ियाँ। कहती है वो चूड़ियों को ना फोड़ने लगी अपने हाथों से शाम के टाइम एक पत्थर के ऊपर, और वो कांच की चूड़ियाँ खाने लगी। तो कहते हैं घर में सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए, और मेरे फादर भी थोड़ा बहुत कुछ जानते थे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन ये चीज़ जो उस पर हावी हो रही थी, ये कहते हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। तो अब क्या करें क्या ना करें, सारा घर परेशान। शाम हो रही है, फिर किसी मौलवी जी को बुलाया गया, बुलावा भेजा गया। वो बहुत अच्छे इंसान थे और काफ़ी स्पिरिचुअल थे, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में मास्टरी थी उनकी, कि वो इन चीज़ों को कैप्चर कर सकते थे या इन चीज़ों से कम्युनिकेट कर सकते थे। तो कहते हैं जब उनको बुलाया और वो आए, उन्होंने उस लड़की को देखा, तो उन्होंने कहा कि ये आम के पेड़ के नीचे गई थी क्या शाम के टाइम? तो करीब सारे बच्चे इकट्ठे हो गए थे, सभी ने कहा कि हाँ हम सब लोग ही गए थे। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है इसके जो ग्रह नक्षत्र हैं या इसकी जो उस समय कैफियत थी वो काफ़ी कमज़ोर थी, जो रूहानी कैफियत थी या मन की जो अवस्था थी वो कमज़ोर थी, तो इसको कैप्चर कर लिया। और फिर उन्होंने बहुत देर तक कुछ अपने कलाम पढ़े। कहते हैं कि वो जैसे बता रही हैं कि सूरह जिन्न, सूरह फलक और क्या क्या चीज़ों का उन्होंने पाठ किया। उसके बाद उस रूह के साथ जब कम्युनिकेट किया, तो उन्होंने बोला कि ये क्या चीज़ मांग रही है, तो उसने जो भी कुछ अपनी डिमांड्स रखी, मुर्गा वगैरह या जो भी कुछ, कहते हैं कि वो सब हमारे फादर ने वो सब चीज़ें उसकी सब कुछ किया उस लड़की के लिए। उस जिन को जो भी वो ऑफरिंग मांग रहा था उसको दिया। तो उसके बाद उस लड़की की हालत काफ़ी ठीक हुई, और उसको कहा गया कि अब वो डेली नमाज अदा किया करेगी, और सूरह जिन, सूरह फलक, जो भी कुछ उन्होंने उसको रेमेडीज़ बताई वो नियम से किया करेगी, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो आपके पास ना आएं। तो कहती हैं उस दिन के बाद से हमारे घर में जितने भी बच्चे थे वो बहुत रेगुलर तरीके से ये सब पाठ वगैरह जो भी इनके धर्म में है, नमाज और ये सब चीज़ें, वो सब करने लगे, क्योंकि सब लोगों ने अपनी आँखों के सामने देखा कि किस तरह से ये एंटिटीज़ किसी को कैप्चर कर सकती हैं। यानी कि किसी जिन ने उसको कैप्चर किया था, और वो बुरी नस्ल का जिन था। और ये जिनों के बारे में भी बताती हैं कि अच्छे बुरे कई तरह के जिन होते हैं। तो अपनी एक सहेली का वाक़या बताती हैं कि मेरी जो सहेली थी वो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी,
और सोचिए आप ऑस्ट्रेलिया में रहती थी, तो जिस घर में वो रहती थी उनको ना उस घर में कभी कभी बहुत खुशबू आती थी, जैसे कि कोई खीर पका रहा है और बहुत अच्छी खुशबू, कभी बिरयानी बन रही है। तो वो सोचती थी कि यार एक 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 स्पेसिफिक टाइम पे ये खुशबू कैसे आती है। तो कहती है एक दिन की बात है कि उनके हस्बैंड घर पे नहीं थे और वो घर पे अकेली थी, और उनका जो था कोई रोज़ा था, कोई रोज़ा उन्होंने रखा हुआ था, और अचानक से 12 बजे के टाइम पे खुशबू आने लगी किचन से। तो कहती हैं कि उनको ना बड़ी भूख सी लगने लगी, जैसे कोई खुशबू सूंघते हैं तो एकदम से भूख सी लगने लगती है। तो वो मन ही मन में बोलने लगी, कहती है मैंने ऐसे करके थोड़ा बुदबुदाते हुए बोला, भाई कौन हो तुम लोग जो घर पे रह रहे हो मेरे। ऐसा है कि आज तो मैं अपना रोज़ा जो है ना आप लोगों के खाने के साथ ही खोलूँगी लगता है, और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। भाई कौन हो तुम लोग, हमसाए ही हो, कोई मेरे साथ ही रहते हो, मेरे घर पे ही रहते हो, कभी कभार खाना भी दे दिया करो हमको भाई। कह रही मैंने मन में ऐसी बुदबुदाने लगी मैं, और लेकिन ये बात तो मैं ऐसे नहीं, ध्यान ही नहीं दिया कुछ, मतलब ऐसे होता है ना इंसान एक बार अपने दिमाग में कुछ भी सोच लेता है और कुछ भी बोल लेता है। तो थोड़ी देर में उनके हस्बैंड का फ़ोन आया कि मैं घर आ रहा हूँ, और तो इसने बोला कि फ्रेंड ने बोला कि मैंने तो कुछ बनाया भी नहीं, और आप आने से पहले थोड़ा फ़ोन ही कर लेते, मैं कुछ बना ही लेती, या फिर आप बाहर से कुछ लेके आ जाते। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, अब मैं घर आता हूँ, फिर कुछ ऑर्डर कर लेंगे। तो कहती हैं कि थोड़ी देर में बेल बजी डोर की, तो ये भाग के बाहर गई, इन्होंने सोचा मेरे हस्बैंड आए हैं। तो कहते हैं कि एक बच्चा जिसने अरबी क्लोथ्स पहने हुए थे, अरबी कैप और अरबी वो सब लगाए थे, सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए और एक अरबी टोपी, बड़ा खूबसूरत सा एक बच्चा रहा होगा, तकरीबन 10 या 11 साल का। उसने मुझे बिल्कुल पैकेट्स पकड़ाए, कुछ जैसे पैक्ड फूड होता है। तो मैंने कहा बेटा किसने भेजा है ये खाना, कौन हो, किसने भेजा है खाना, बताओ तो सही। कह रही वो मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला, और देखते ही देखते गायब हो गया। वो कहती है मैं ये सोचने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी कोई मेरे आंखों के सामने खड़ा है, मैंने नजर भी इधर उधर नहीं करी है और ये हवा में गुम। कह रही मेरे पूरे बदन में ना ऐसे एकदम से सिहरन उठ गई। कह रही मैं अंदर आई, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था हमारा अपनी सोसाइटी की लेडीज़ का, मैंने सबको मैसेज किया भाई किसने बिरयानी या कोई चीज़ मेरे घर पे भेजी है। तो सबने कहा नहीं हमने तो किसी ने कुछ नहीं भेजा। और कह रही बाकी मैं किसी को अड़ोस पड़ोस में जानती भी नहीं थी और ना ही मैंने ऑर्डर किया। फिर मैंने सोचा शायद मेरे हस्बैंड ने ना ऑर्डर कर दिया हो, तो चलो उनके आने का इंतज़ार करती हूँ। तो मैं कह रही प्लेट में खोल करके वो सब डोंगे में डालने लगी, वो सारी चीज़ें जो पैक होके आई थी, उसमें बड़ी ही अच्छी बिरयानी थी जिसमें बड़े बड़े चिकन के पीसेस वगैरह भी थे, और कह रही बिल्कुल वही खुशबू जो मुझे वो 12 बजे के बाद अपने किचन में से मेरे हमेशा आया करती थी, एग्जैक्टली वही खुशबू थी। और कहती हैं वो इतनी टेस्टी बिरयानी थी कि मैंने अपनी जीवन में कभी खाई नहीं। उन्होंने अपना रोज़ा तोड़ना था, तब तक थोड़ी देर में उनके हस्बैंड भी आ गए। तो उन्होंने बोला कि ये आपने कब बिरयानी ऑर्डर की थी और कहाँ से किया आपने ये, तो फिर उन्होंने सारी बातें अपने हस्बैंड के साथ बैठ के सब कुछ बताया कि ये वही खुशबू है जो हमेशा कमरे से आती है और तुमने ऑर्डर की है, कौन से रेस्टोरेंट से ऑर्डर की। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो कुछ नहीं ऑर्डर किया, मैं तो सोचा घर पे आके ऑर्डर करूँगा। तो कहती हैं बहरहाल हमने सब जो है बैठे, हम दोनों मियाँ बीवी, और हमने वो बिरयानी करी बड़ी तसल्ली के साथ खाई, और कहती हैं वो वाकई इतनी टेस्टी उसका स्वाद था कि हमने ज़िंदगी में ऐसी बिरयानी कभी नहीं खाई। तो कहती हैं कि फिर उसके बाद मेरी वो जो मेरी सहेली थी, उसने सहेली भी थी रिश्तेदार भी थी, तो कह रही उसने मुझे फ़ोन किया और वो सारी बातें बताई। तो मैंने कहा कि वो कोई मखलूक़ात थी, यानी कि कोई एंटिटी थी जो तुम्हारे घर पे रहती हैं, तो मैं कभी आऊँगी ऑस्ट्रेलिया तो मैं देखूँगी कि वो क्या थी चीज़, लेकिन जो भी थी वो अच्छी चीज़ थी कोई, और वो आपको कुछ हार्म नहीं करेगी। तो कहती हैं कि उसके बहुत टाइम के बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया भी गई, और मैं वहाँ पे मैंने देखा और मैंने महसूस किया कि वहाँ पर जिन मौजूद हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे वाले जिन हैं जो कि उन
कि किसी भी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते, यानी कि वो उनके साथ रहते हैं, उनकी एक अपनी अलग टाइमिंग्स हैं चीज़ें परफॉर्म करने के, लेकिन वो उनके किसी भी चीज़ में ना इंटरफेयर करते हैं, ना ही उनका कोई नुकसान करते हैं। तो फिर उन्होंने उनको कुछ सलाह दी कि कुछ तुम लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए कुछ मंत्र वगैरह जो भी इनके मुस्लिम कम्युनिटी में होते हैं, उन्होंने अपने सूर्य जिन, सूर्य फलक और इस तरह की चीज़ें वो बता रही थी, जो कि हमें हिंदुओं को तो खैर नहीं मालूम। तो वो सब वो करने लगे और वो कहते हैं कि हमारी बहुत प्रोग्रेस हुई उस घर से और हमने बहुत तरक्की हुई हमारी उस घर में, और हमें कभी भी कोई भी चीज़ की परेशानी या हमें कोई बीमारी या कभी कोई टेंशन, कभी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में नहीं आई। तो हम लोग बहुत थैंकफुल थे उन जिन्नों के कि जो हमारे साथ थे, लेकिन वो हमारे हमेशा मददगार बन के रहे। ये जो लेडी हैं जिनको कि ये जिन दिखाई देते हैं, ये कहती हैं कि मैं 2 बार मुझे आफ्टर डेथ एक्सपीरियंस हुआ। मतलब मेरी इतनी हालत हो गई थी कि मैं लाहौर के एक हॉस्पिटल में एडमिट की गई थी, जहाँ पर डॉक्टर्स ने मुझे डेथ हो गई है मेरी, डेड डिक्लेयर कर दिया था मुझे। लेकिन मेरे फादर बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं मर चुकी हूँ। वो मुझे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में लेके जा रहे थे और सब डॉक्टर ये कह रहे थे कि भाई तुम क्यों नहीं मान लेते हो कि ये मर चुकी है। लेकिन फिर एक कोई ख़ास हॉस्पिटल का इन्होंने नाम लिया लाहौर के, वहाँ मुझे जब लेके गए तो वहाँ पर जो डॉक्टर था वो अंग्रेज़ था कोई, या कोई अमेरिकन था। उसने बहुत सारी मशीनों में मेरे करे हाथ पैरों में सब मशीनें तमाम दुनिया भर की पता नहीं कौन कौन से निडल्स लगा के ये देखा, तो उन्हें बहुत कहीं हल्की कोई पल्स, उनको पता नहीं क्या चीज़ समझ में आई कि जिसमें 0.001% कोई चांस रहा होगा इनके बचने का। तो उन्होंने उसके फादर से कहा कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे मेडिकल साइंस में ये डेथ के नियर ही है, मतलब हम इसको डेड ही मानेंगे। और कहती हैं मेरे फादर ने जो है वो पढ़ाई वढ़ाई करने क्या क्या शुरू कर दिया अपना, और कहती हैं तकरीबन 24 घंटे के बाद मेरे शरीर में हरकत हुई। तो इन्होंने बहुत कुछ उस टाइम के बीच में एक्सपीरियंस किया और ये डॉक्टरों के लिए बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। तो कहती हैं कि उस दिन के बाद से क्या हुआ कि मेरे को ना कुछ इस तरह की और भी ज़्यादा मेरी ये जो काबिलियत थी और बढ़ गई इन चीज़ों को कम्युनिकेट करने की, देखने की। तो कहती हैं कि मेरी शादी हो गई और घर वाले किसी को बताते नहीं थे ताकि वह लड़की है तो कहीं शादी ना हो, तो ये चीज़ें किसी को भी नहीं बताई थी। तो मेरी शादी हो गई कहती हैं, और शादी होने के बाद काफ़ी टाइम तक मैं लाहौर में रही और उसके बाद कह रही मैं चली गई दुबई। तो कहती हैं दुबई में क्या है कि मैं किचन में काम करती थी, तो एक लड़की मुझे हमेशा सीढ़ियों पे खड़ी होकर दिखती थी, बहुत सुंदर सी फ्रॉक पहने हुए झांकती थी थोड़ी देर के लिए और फिर चली जाती थी। तो कह रही कई बार मैंने जो उसको देखा नज़रअंदाज किया, लेकिन एक दिन कह रही मैंने उसको बोल ही दिया कि बेटा तुम क्या देखती रहती हो मुझे हमेशा, कुछ खाना है, कुछ चाहिए तुम्हें? कह रही वो मुस्कुराई और भाग गई। और कहती है उसके कुछ दिन के बाद मुझे एक अरबी जिन भी वहाँ पे दिखने लगा अपने घर के अंदर, ब्राउन कलर के कपड़े पहने हुए, ब्राउन कैप लगाई हुई और बहुत हैंडसम लड़का, जैसे कोई 24-25 साल का लड़का। कह रही ये मुझे दोनों अक्सर अपने घर में नजर आने लगे, वो लड़की और वो अरबी जिन। तो कहती है कि एक दिन क्या हुआ कि रात का वक्त था, मुझे अपनी छत में ना कुछ चहलकदमी करने की आवाज़ें आई कि जैसे कि ना कोई बहुत सारे लोग हैं वो चल रहे हैं छत पे और जैसे कोई पार्टी सी हो रही है। तो कहती हैं कि मैंने जो है सोचा कि देखती हूँ जाके ऊपर, क्योंकि डरती तो ये थी नहीं, इनमें पावर भी थी अपनी थोड़ी, और इनको बहुत बहुत क्यूरियोसिटी भी होती थी चीज़ों से, और इनको पता था कि मेरे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, ना मेरा कोई नुकसान कर सकता, क्योंकि इनके अंदर कुछ इस तरह की पावर्स भी थी और ये नमाज करना और वो सब रेगुलर वो सब चीज़ें भी किया करती थी। तो कहती हैं कि मैं छत में जैसे जैसे मैं छत की तरफ प्रोसीड कर रही हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, कह रही वैसे वैसे ना मुझे बहुत खुशबुएँ आ रही हैं कि जैसे कि कोई पार्टी में खाना बन रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ बच्चों की चहलकदमी हो रही है। तो कहती हैं कि मैंने क्या करा, दरवाजे के बीच में ना एक होल सा था हमारे ऊपर, जो छत पे खुलता था दरवाज़ा,
सीढ़ियों से छत की तरफ खुलता था। कह रही मैंने उस होल में से ना झांक के देखा, दरवाजे के बीच में छेद था। कह रही मैंने थोड़ा सा दरवाजे को खोल के देखा तो कह रही क्या मैं देखती हूँ कि पूरी पार्टी हो रही है। कह रही छत में खाना बन रहा है, बच्चों की चहलकदमी हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई शादी टाइप हो रही है। और कह रही इतने खाने की खुशबू आ रही है और सब कुछ। कह रही मैंने तकरीबन मैं 1 मिनट तक पूरा लगातार बहुत अच्छी तरह से देखती रही। फिर इनको अपने फादर की बात याद आई कि उनको पता भी चल जाता है कि कोई आपको देख रहा है तो इंटेंशनली। तो कह रही कि फिर मैंने ना चुपचाप मैं दरवाज़ा मैंने हल्का सा बंद किया और मैं ना बिल्कुल नीचे से उतर के आने लगी। तो वो छोटी सी लड़की ना मुस्कुरा रही कि वो सीढ़ियों पे खड़ी है। पता नहीं कह रही उसको क्या अच्छा लगता था मुझे देखना, किचन में काम करते हुए देखना, और मुझे देखती ही रहती थी। शायद मुझे पसंद करती थी या क्या करती थी। और कहती हैं वही ड्राइंग रूम के कोने पे मुझे वो अरबी जिन भी खड़ा हुआ दिखा। तो कह रही मैं चुपचाप आई, सीधे जाके चुपचाप आके अपने कमरे में जाके सो गई। फिर इन्होंने अपने फादर के साथ भी डिस्कस किए होंगी चीज़ें। तो कहते हैं फादर ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना। कहती हैं कि बस समय गुजरता गया और ये पार्ट ऑफ लाइफ हो गया। कह रही मेरी मुझे ये चीज़ें दिखती थी और मैं भी नज़रअंदाज करती थी कि चलो पूरी एंटिटीज़ पूरे संसार में रहती हैं, घरों में भी रहती हैं, बस फ़र्क इतना है कि मुझे दिखती हैं औरों को दिखती नहीं है। तो कहती हैं कि एक बार क्या हुआ कि मेरा फिर वो दुबई से मेरा ट्रांसफ़र हो गया, लाहौर हमको वापस आना था। और कहते हैं कि मैंने सामान सब मेरा पैक हो रहा है, पैकिंग वगैरह सब मैंने शुरू कर दी, मैं बहुत बिजी। तो कह रही एक दिन क्या हुआ कि शाम के टाइम मैं क्या देख रही हूँ, अरबी जिन खड़ा हुआ रो रहा है। कह रही है, कह रही बाकायदा रो रहा, मेरा सामान पैक हो रहा है तो। कह रही उसको इतना बुरा लग रहा है कि मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। कह रही रो रहा, बेतहाशा रो रहा है। कह रही है और कह रही मैं भी उसको देख रही हूँ और मैं नज़रअंदाज कर रही हूँ कि कम्युनिकेट नहीं करना इनके साथ में। तो कहती हैं खैर जो भी हुआ, सामान वगैरह मेरा सारा पैक हुआ। कुछ कह रही हैं हम लेके आए, कुछ कार्गो से हमने जाने के लिए भेज दिया सामान। और कह रही मैं अगली फ़्लाइट लेकर के हम लोग लाहौर पहुंच गए। तो कह रही है घर में जैसे मैं पहुंचे तो भाई मैं क्या देखती हूँ, वो अरबी जिन मेरे घर में खड़ा। कह रही पता नहीं कौन सी फ़्लाइट लेके आया वो भाई कि मेरे से पहले वो उस घर में बैठा हुआ जिन, वही वाला अरबी जिन सेम। और कह रही मुझे देख के मुस्कुरा रहा और बड़ा खुश, क्योंकि ये लोग घर में डिस्कस कर रहे होंगे ना अपने एड्रेस के बारे में कि लाहौर में हमें कौन सी जगह में रहना है, कौन से घर में रहना है। अच्छा वहाँ पर साफ़ सफाई करवा देना, या किसी से बात कर रहे होंगे कि वहाँ साफ़ सफाई करा देना, या तो उसको एड्रेस पता चल गया, या जिस भी तरह से पता चला होगा, कुछ कोई तो मीडियम रहा ही होगा क्योंकि ये डिस्कस करते होंगे अपने घर में। तो कह रही मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मेरे से पहले वो जिन उस घर में बैठा और इतना खुश हो रहा है कि मैं पहुँच गया, मतलब जहाँ तुम हो। तो कह रही है पता नहीं मेरा पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है उसके साथ। कह रही आज भी वो मेरे घर पे है और आज भी मुझे दिखता है, लेकिन ना मैंने उससे कभी कम्युनिकेट किया ना उसने कभी मुझसे कम्युनिकेट किया। और ये बिल्कुल सच घटना है। और उन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी घटनाएं वो अभी भी यूट्यूब में शेयर कर रही हैं। तो उन्हीं में से लेकर के मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ कि मुझे लगी बहुत इंटरेस्टिंग, और मेरे पास क्योंकि और कोई कहानियाँ भी नहीं थी। और कुछ लोगों में देखिए काबिलियतें होती हैं, तो हमें इन चीज़ों से सीखना भी चाहिए कि इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कि लोग कहते हैं कि ये चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे जो कुरान शरीफ है इसमें हज़रत मोहम्मद साहब जो हैं उन्होंने ज़िक्र किया है कि जिन होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी ने लिखा है और लोगों ने महसूस किया है तो होते ही होंगे, जिसका कि जीता जाता सबूत हैं ये लेडी जो कि यूट्यूब में शेयर कर रही हैं बहुत सारी अपनी कहानियाँ, जिनको कि मैं आपको सुना रही हूँ। तो नेक्स्ट कहानी जो ये सुना रही हैं, कहती हैं कि एक बार मेरी एक फ्रेंड का मुझे फ़ोन आया कि उसको ना बहुत अजीब सी फीलिंग होती है और उसको ऐसा लगता है कि वो ना पोजेस्ड है। तो कह रही उन्होंने मुझे कॉल किया क्योंकि रिश्तेदारी में सबको पता ही है कि मुझ में ये काबिलियत है कि मैं जिन्नों को, भूत प्रेतों को सेंस कर सकती हूँ और देख भी सकती हूँ और उनसे कम्युनिकेट भी कर सकती हूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि यार एक बार आ जा, मुझे देख ले, और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि
मैं ठीक नहीं होंगी क्योंकि मैं डॉक्टरों की दवाइयाँ खा खा के बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तो कह रही, मैंने कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो कह रही मैं शाम के टाइम उससे मिलने के लिए उसके घर गई। तो कह रही जैसे मैंने उसको देखा तो मैं समझ गई इस पर क्या है। तो मैंने उस चीज़ से कम्युनिकेट किया। तो वो कहती है कि मैं ना इसको छोड़ के नहीं जाऊंगी। और वो जो चीज़ थी वो था कोई पुरुष जिन्न था, और उसको मेरी फ्रेंड से जो है कह रही है वो इश्क हो गया था, मोहब्बत हो गई थी कह रही है। और वो कहता तू कुछ भी कर ले मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। तो कह रही मैंने उनके उसको तो मैंने कह रही उस टाइम में कुछ नहीं बताया क्योंकि मैंने सोचा ये डर जाएगी। कह रही वो बहुत अजीब तरह का और बहुत भयानक था भाई, कि मैं भी ज़्यादा देर तक ना मतलब उसको मैं देखना नहीं चाहती थी उसको। मतलब मैं इतनी ज़्यादा मतलब पहली बार मेरे को दहशत हुई। तो मैंने उसके फैमिली मेम्बर से, उसके हस्बैंड से, उनके जो और इन लॉज वगैरह थे उनको बैठ के बात की, लेकिन वो ना कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नहीं हम ये सब चीज़ें नहीं मानते हैं, और हमारा घर तो बहुत पाक साफ रहता है, और हम तो कभी हमने कोई पाप नहीं किया, और हमने मतलब इस तरह के आर्गुमेंट्स देने लगे। और नहीं हम तो डॉक्टरी इलाज ही करवाएंगे, और तुम कहती हो तो हाँ, चलो हम किसी मुल्ला मौलवी से कांटेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने उनको काफ़ी समझाने की कोशिश करी। कह रही फिर मैं घर अपने आ गई, और वो कहने लगा अच्छा चलिए ठीक है आप कहती हैं तो हम देखेंगे, किसी मौलवी से बात करेंगे। तो कह रही मैं घर पहुंची तो मुझे कह रही बहुत अफसोस हो रहा था ये सब चीज़ों का। और फिर मैंने थोड़े दिनों के बाद, 1-2 दिन के बाद अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। मैंने कहा तेरे इन लॉज और तेरे हस्बैंड को मैंने बता दिया था, तो मतलब कोई इलाज विलाज किया क्या उन्होंने कुछ ऐसा? तो कहते हैं हाँ उन्होंने किसी को बुलाया तो था, वो कुछ करके तो गया था, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा तो आराम मिला, मतलब हफ्ता 10 दिन मुझे आराम रहा, लेकिन फिर मुझे ना फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई है। जैसे मुझे कुछ लगता है मेरी छाती को कोई दबा रहा है, और मैं कमज़ोर होती जा रही हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, हमेशा क्लाउडी क्लाउडी ऐसा लग रहा है मतलब ब्रेन में। तो कहने लगी मैं फिर व्यस्त हो गई, बिजी हो गई, अब किसी के घर के मामले में कोई ज़्यादा इंटरफेयर कर नहीं सकता। तो कह रही 3-4 महीने के बाद फिर मैंने उसको कॉल किया, तो उसने कहा मेरी बहुत बुरी हालत है, तू मुझसे मिलने आ जा। तो कहती हैं कि मैं उसको मिलने के लिए फिर से गई, तो मैंने देखा वो इतनी कमज़ोर हो गई थी, 4-5 महीने के अंदर अंदर ही उसकी इतनी बुरी हालत कि आंखों के नीचे काले गड्ढे, और चेहरे का सारा चाम चला गया, बाल इतने सफ़ेद से हो गए, और मतलब ऐसी शक्ल उसकी हो गई कि मैं क्या बताऊं। तो कह रही फिर मैंने आंखें बंद करी और कम्युनिकेट करना शुरू किया, तो वो जो उसके ऊपर जो जिन था ना वो इतना खुश नज़र आ रहा था कि मतलब वो एक तरह से विनिंग स्माइल थी उसके चेहरे पर कि मैं तो अब मैं जीत गया हूँ, मतलब मुझे कोई भी इससे जुदा नहीं कर सका। तो कहती हैं कि मुझे इतना अफसोस हुआ क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बॉडी के सारे पार्ट्स की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो चुकी है, इसका किडनीज कमज़ोर हो गई हैं, उसका हार्ट वीक हो गया, उसके लंग्स वीक हो गए हैं, उसकी स्किन इतनी ख़राब हो चुकी है, उसका ब्रेन आधा ख़राब हो चुका है, मतलब इतनी बुरी उसकी हालत हो चुकी है कि अब सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम थे। और जब मैं उसको देख रही थी कह रही मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा था और इतना दुख हो रहा था कि काश मैंने क्यों नहीं इस चीज़ को सीरियसली लिया, और मुझे नहीं मालूम था कि इसकी फैमिली जो है इन चीज़ों को सीरियसली नहीं लेगी। तो कहते हैं कि मैं घर पहुंची थी कि मुझे 2 घंटे के बाद ही मुझे कॉल आ गई कि वो ख़त्म हो गई है। कहती हैं फिर वापस मैंने गाड़ी घुमाई और मैं वापस उसके घर की तरफ को गई, और जो भी कुछ इनका होता होगा मतलब जो भी रिचुअल्स होते होंगे वो सब किया। तो कह रही उसको आखिरी गुस्ल दिया मैंने। गुस्ल माने कि उसको बाथ देते हैं, जब हम हिंदुओं में भी बाथ देते हैं बॉडी को। कह रही जब मैंने उसको गुस्ल दिया तो कह रहे आप यकीन नहीं करेंगे वो एग्जैक्टली वही मेरी फ्रेंड थी, बिल्कुल जैसे कि वो पहले थी। मतलब ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसको कोई बीमारी रही होगी। उसका चेहरे में चमक थी, उसकी बॉडी बिल्कुल फिट लग रही थी और बिल्कुल चार्म लग रहा था चेहरे पर, और जैसे कि वो पहले थी वो बिल्कुल वैसी ही लग रही थी मेरी वो सहेली।
क्योंकि वो एंटिटी जो उसको छोड़ के जा चुकी थी, तो वो बिल्कुल पहले वाली मेरी जो फ्रेंड थी वो पहले वाली जैसी ही बन गई थी बिल्कुल। तो कहती हैं वो सब उसके रिचुअल्स वगैरह पूरे करके वो फिर अगले दिन उसकी जो कब्र थी उसके ऊपर भी गई। कह रही मैंने फातिहा पढ़ा और मैं अक्सर उसकी कब्र पे उसके बाद जाया करती थी कि वो सुकून से रहे और कोई और एंटिटी उसको परेशान ना करे। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ शेयर की हैं कि किस तरह से लोग कब्रों पर भी जादू करते हैं, मुर्दों पर भी जादू करते हैं। वो कहानियाँ मैं फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ इन कहानियों से आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा और आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके फीडबैक का रहता है मुझे हमेशा से इंतज़ार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।